ओके सर, थैंक यू। थैंक यू प्राध्यापक मोहन चौहान सर। अभी आपने जो बताया आपके एफर्ट्स और डीएनटी कम्युनिटी के लिए आप क्या करते हैं, हम लोग उसके विटनेस है। और आपने अभी जो जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का आप इस टूल्स का यूज करके कैसे करेंगे उसके बारे में काफी ज्यादा सोचा। थैंक यू फॉर दैट। रिस्पेक्टेड पी आर अम्बेडकर सर, सभी सीनियर साथी और मेरे कलीग्स, ये 2-3 दिन से या 24 तारीख से हम लोग थिंकिंग स्किल पे पहले तो ट्रेनिंग हुई एक दिन की। उसमें पी आर अम्बेडकर सर ने मतलब उन्होंने अकेले ने 6 सेशन लेके हम लोगों को काफी अच्छी ढंग से इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पढ़ाया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और इस 8-10 मिनट में मैं मेरा फीडबैक और कुछ नई बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। साथियों, थिंकिंग स्किल और हम लोगों को तो अभी पूरे टर्म्स हम फेमिलियर हो गए हैं, जो कि पहले बहुत सारे नए टर्म्स लगते थे, लेकिन अभी बहुत बड़े बड़े टर्म्स हम लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग सोच सकते हैं, मतलब वी कैन थिंक, यही सबसे बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, वी कैन थिंक एज ए ह्यूमन। और सर ने बताया और हम लोगों को भी पता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द थॉट्स। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। जैसे हम लोगों के विचार रहेंगे वैसे उसकी लाइफ होगी। और दूसरी बात की, इट इज अ नेचुरल रिसोर्सेस और थिंकिंग इज अ नेचुरल रिसोर्सेस। अगेन इट इज, वी आर वेरी लकी एज इट इज अ नेचुरल रिसोर्सेस। अगर कहीं किस लोगों को ही मिला होता या पर्टिकुलरली किसी को मिला होता तो फिर से हम लोगों को ये जस्टिस नहीं मिलता था। और इसीलिए हम इस नेचर का भी शुक्रगुजार करना चाहिए कि दिस इज नेचुरल रिसोर्स। एक्चुअली इसकी डेफिनेशन में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि इट इज ऑपरेशन स्किल। दूसरी बात है थ्रू विच इंटेलिजेंस एक्ट्स अपॉन द एक्सपीरियंस फॉर अ पर्पस। तो इसमें ये जो स्किल वाला बात है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर ये स्किल नहीं होता और वो अगर जेनेटिक होता या किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही होता तो वी कांट डू एनीथिंग। मतलब हमको डेवलप होने में ज्यादा कुछ स्कोप नहीं रहा होता। तो वो उसका एक अलग ये है, ऐसा सोच लेते। लेकिन एज इट इज अ स्किल, पहले हम लोग ऐसा नहीं सोचते थे, बट अभी हम लोग साइंटिफिकली बोलेंगे कि एज इट इज अ स्किल दैट वी कैन डेवलप। और हम लोगों को प्रोग्रेस करने में काफी ज्यादा स्कोप है। दूसरी बात है इंटेलिजेंस का। एज अ ह्यूमन बीइंग डेफिनेटली वी आवर एज इंटेलिजेंस। फिर से हम दिमाग में से ये निकाल देना चाहिए कि इंटेलिजेंस आईक्यू और इसका कोई संबंध है। एवरी पर्सन हैविंग द इंटेलेक्चुअल पावर। दूसरी बात है एक्सपीरियंस की। और ये इंटेलिजेंस और ये एक्सपीरियंस, ये दो बातें एक दूसरे के साथ कसौटी पे उतारना और सोचना, दैट इज अ थिंकिंग स्किल, वेरी सिंपली। और हम लोगों को पता है एक्सपीरियंस का, तो हम लोगों को क्या इंपॉर्टेंस है बोलने की जरूरत नहीं है। फिलोसॉफी एजुकेशन में भी जॉन डिवे सर के जो हम लोगों ने उनके बारे में सोचा या पढ़ा, तो उसमें भी एवरीथिंग इज रिलेटेड विद एक्सपीरियंस। एजुकेशन और एक्सपीरियंस और लाइफ का उन्होंने पूरा एक ही एक जगह मिलाप कर दिया है उन्होंने। तो अगर ये एक्सपीरियंस अगर इतना इंपॉर्टेंस है और इंटेलिजेंस के साथ, मतलब जॉन जॉन डिवे सर को जो करना है एक्सपीरियंस कहना है, वही थिंकिंग स्किल कवर हो रहा है। दूसरी बात होता है डॉक्टर अंबेडकर सर के बारे में हम लोग बोलते हैं इट फिलोसॉफी इज एक्शन आइडियोलॉजी, और उनकी जो भी आइडियोलॉजी है एक्शन आइडियोलॉजी है। अभी अगर उनकी आइडियोलॉजी अगर एक्शन आइडियोलॉजी है, तो फिर हम लोगों में ये थोड़ा सा अभी जो भी सिचुएशन जैसा चाहिए वैसा आइडियल नहीं है, वो क्यों, इसके बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और पी आर अम्बेडकर सर ने बताया कि अगर हम लोगों को कुछ अलग करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो सही ढंग में उनकी फिलोसफी या उनकी आइडियोलॉजी को समझना है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ मेरे मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड। हम लोगों को पता है ईसीजी, अगर हार्ट का कुछ फंक्शन या कुछ प्रॉब्लम रहता तो डॉक्टर लोग ईसीजी निकालने को बोलते हैं। ये ईसीजी का क्या इंपॉर्टेंस है, आपने कभी उसके बारे में सोचा भी होगा और आपको किसी लोगों को पता भी होगा। एक्चुअली ईसीजी क्या होता है, एक छोटे से पेपर पे ग्राफ होता है, या एक छोटे से मिलीमीटर का पेपर होता है, सेंटीमीटर मिलीमीटर में, और उस पे रिकॉर्ड होता है। वो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड होता है एक्चुअली, और आयनिक रिकॉर्ड होता है जो हार्ट का। मतलब उस पे ही अगर पढ़ लिया तो हार्ट का पंपिंग कितना है, उसका वर्क क्या कर रहा है, उसकी अच्छी बुरी सब बातें वो छोटी सी बातें से पता चल जाता है। दैट इज ए इलेक्ट्रिकल इवेंट। और वो इलेक्ट्रिकल इवेंट मैकेनिकल इवेंट हार्ट के फॉलो करता है, और उसको मतलब इलेक्ट्रिकल इवेंट अगर बराबर रहे तो ऑटोमेटिकली हार्ट बराबर से काम करेगा। वैसे ही अगर ब्रेन के लेवल पे अगर सोच बराबर रहे
तो सोच बराबर हो गई तो एक्शन उसकी बराबर ही होंगी। ये बात हम लोगों को काफी अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। मतलब वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर दैट थिंकिंग एंड दैट कंसेप्ट, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ अम्बेडकर। दूसरी बात, हम लोग सोचते नहीं ऐसा तो नहीं, हम लोग सोचते हैं लेकिन सही ढंग से सोचते नहीं। अभी सही ढंग से क्यों नहीं सोचते उसके बारे में मैं अगले इसमें थोड़ा सा 2 मिनट में बताऊंगा। सोचते हैं लेकिन सही ढंग से नहीं, या थोड़ा सा सोच समझ के ज्यादा करेंगे तो हम लोग हो सकते हैं कि कुछ प्रिंसिपल या कुछ बातें हम लोग ऑलरेडी यूज करते रहेंगे, लेकिन इसको ये कहते हैं और ये टूल्स ऐसे होते हैं, ये हम लोगों को पता नहीं चलता होगा। अगर अभी हम लोगों को सर ने जो टूल्स बताए और उसके प्रॉपरली यूज कैसे करने, अगर ये हमको पता होता है या हमसे हम लोगों को ये जैसे जैसे पता चल रहा है, तो डेफिनेटली इनका यूज करके हम उस थिंकिंग का लेवल कहीं मायने आगे चला देंगे और प्रॉपर वे से चलेंगे। और प्रॉपर वे ऑफ द थिंकिंग इज नथिंग बट द विजडम। मैं पहले सोच रहा था कि ये स्किल है, इसमें ज्यादा कुछ ये नहीं रहेगा, लेकिन जब मैं पढ़ा कि ये प्रॉपर वे ऑफ थिंकिंग, और वे ऑफ थिंकिंग इज नथिंग बट द विजडम अगर होता है तो ये टूल्स हम लोगों को विजडम भी दे रहा है। और पहले तो बाद में मैंने ये भी पढ़ा कि ये परसेप्शन चेंज होता है, और थिंकिंग का 90% कंट्रीब्यूशन इज, दैट मींस इट इज गोइंग टू द परसेप्शन, मतलब दृष्टिकोण। ये टूल से हम लोगों का दृष्टिकोण चेंज हो रहा है। साथियों, मुझे ये 2 बातें काफी ज्यादा यहाँ पे आपको सामने रखनी है कि ये दृष्टिकोण जो चेंज हो रहा है, और उसके बाद में वो जो मतलब ये जो बातें हैं, ये बातें काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आगे चल के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, ये थिंकिंग में क्यों हम लोगों को इतना आसान क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ दैट नेचर ने थिंकिंग स्किल, थिंकिंग दिया है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ब्रेन इतनी ज्यादा है, या जो ब्रेन का मैकेनिज्म इतनी ज्यादा है। अगर जीवनों के हम लोग कुछ बातें पढ़ रहे हैं, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ माइंड पे अभी हम लोगों ने अभी तक भी ज्यादा पढ़े नहीं, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ माइंड समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, और वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है। इवन साइंस को भी वो अभी तक बराबर से पढ़ा नहीं गया है, बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत सारे न्यूरॉन्स है, उसमें भी एसोसिएशन, उसमें सब होना चाहिए, और इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, और लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी, जन्म से लेके मृत्यु तक, और पूरी सराउंडिंग की कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्सिटी और ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी, इन दोनों को ब्रिज करने का काम ये अपने टूल्स करने वाले हैं और करेंगे। इसका मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा हो सकता है। दूसरी बात की, ये इसमें और एक बात मुझे यहाँ पे बताना है कि हम लोग कुछ सोचते हैं ये जो टूल्स है वो एक्चुअली इंडिविजुअली नहीं है। बहुत सारे सर ने भी कल बताया, और मैं भी यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रेस देना चाहता हूँ कि ये आर लिंक्ड विथ ईच अदर। हो सकता है कि हम एक ही टूल यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका एक कनेक्शन रहेगा एक के बाद, और ऐसा अगर जब लोग हम लोगों को ये हैबिट बन जाएगी और जो सहजता रहेगी, तो इसका इफेक्ट काफी ज्यादा होने वाला है। एज इट इज ऑपरेसिव स्किल, मतलब ऑटोमेटिकली इसके बाद वो ये नहीं तो वो ऐसे करने में हम लोगों को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सहजता आएगी, और उतने ज्यादा इफेक्ट इसका और इफिशियंसी बढ़ेगी। तो बहुत सारे टूल्स तो हम लोगों ने पढ़े, पीएमआई, काफ, रूल, सीआईएनडीएस, एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। अभी एम, गोल, ऑब्जेक्टिव भी ये पार्ट हम लोगों को इतना क्लियर नहीं था, लेकिन सर ने जिस तरीके से समझाया कि काफी क्लियर हो गया है, और कैसे रखना है, पहले ऑब्जेक्टिव कैसे रखेंगे, और प्रैक्टिकली आप लोग जो फीडबैक में यहाँ पे जो एक्सपीरियंस आपके शेयर कर रहे हो, दैट इज कम्प्लीटली अप्रिसिएबल, क्योंकि बहुत सारे सीनियर लोग या जूनियर स्टूडेंट ने भी जिस ढंग से उन्होंने फीडबैक दिया है, मैं सभी को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकली प्रूव कर रहे हो। बाद में फिर एफआईपीए, एपीसी, डिसीजन और ओपीवी। अभी मैं लास्ट में ओपीवी के बारे में थोड़ा सा ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ। अभी दैट इज अदर पीपल्स व्यू। एक्चुअली ये कंसेप्ट मेरे हिसाब से इतना बड़ा है कि अगर हम लोग अगर डेली लाइफ में भी इसके थोड़ा भी इम्प्लीमेंट किए, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके निकल जाएंगे, योर इंडिविजुअल लेवल पे, आपके फैमिली, इवन योर हस्बैंड वाइफ के, इसमें भी आप ये ट्राई करके देखिए, इसका आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगा। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो ये टूल्स इज द, इसका सोल्यूशन रहेगा। ऑर्गेनाइज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइज लीड करने वाले लोग अगर ओपीवी के बारे में अगर थोड़ा सा भी मतलब उसके बारे में अगर कॉन्शियस होकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते, तो मैं कॉन्फिडेंटली करता हूँ कि दुनिया के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली द बहुजन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें या मतलब फेल नहीं रहेगी। और हम लोगों का जो प्रॉब्लम, या अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग इसका अगर यूज करते, तो मैं 100% आपको ये कहूंगा कि हम कामयाब रहेंगे। दूसरी बात, उसके दो बातों ही बताते हैं कि ओपीवी और वैल्यूज ये रिलेटेड है। दूसरी बात है कि इट इज एंटीडोट टू द सेल्फिशनेस, मतलब स्वार्थपना पूरा निकाल देता है। मतलब कितनी बड़ी बात है, और स्वार्थ के लिए तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन फेल्यूर सेल्फिशनेस के लिए ही है।
और ये उसके लिए एंटीडोट है। एक ही वर्ड में इसका इंपॉर्टेंस पता चल जाता है। दूसरा वर्ड है एनक्लोज टू ओपन माइंडेड, मतलब जो संकुचित से ब्रॉड माइंडेड बन जाएंगे। अगर एक टूल आपको ब्रॉड माइंडेड बना रहा है, इस ब्रॉड माइंडेड बनाने के लिए कितने मतलब एक जन्म जन्म भी अगर पूरा नहीं होगा, अगर हम लोग सही ढंग से उसका सोचेंगे नहीं तो। लेकिन ये टूल हम लोगों को ब्रॉड माइंडेड बना रहा है, ये टूल हम लोगों को सेल्फिशनेस अपना निकाल रहा है। मतलब इसीलिए इसको टूल बोलना है। एक्चुअली टूल से भी ज्यादा कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा तो भी हम लोग उसके लिए यूज कर सकते हैं। इसका मतलब दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट डिफरेंट कंसेप्ट और दैट टर्म्स। और दूसरी बात कि हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसके प्रिंसिपल पे अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे कोई भी इसके लिए टूल्स के प्रिंसिपल, तो मुझे लगता है वो समझने में और इम्प्लीमेंट करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जाएगा, सहज पड़ जाएगी। जैसे कि अभी इस ओपीवी के प्रिंसिपल्स बोला है कि अगर एग्री रहो या डिसएग्री रहो, लेकिन तुमको उनको बारे में सोचना है और उसको अप्रिशिएट करना है। डोंट इम्पोज, किसी पे जबरदस्ती नहीं ये करना है। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट वैल्यूज, ये कितनी बड़ी टर्म। अभी हम बहुजनों का क्या है, सभी तो बातें, अभी हम लोग यहीं पे बैठे, हर किसी की वैल्यूज अलग हो सकती है, हर किसी के परसेप्शन अलग होते हैं, हर किसी का बैकग्राउंड अलग है। लेकिन हम लोगों को अगर एक जगह पे रहना है तो डिफरेंटली वी शुड शेयर ईच अदर, वी शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट द व्यूज ऑफ द डिफरेंट पीपल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उन्होंने लास्ट में तो बताया कि मोर वैल्यू, अगर डिफरेंट कुछ वैल्यूज है तो इट इज मोर वैल्यूएबल और इट इज मोर रिस्पेक्टेबल। मतलब अगर कोई सही में अलग ढंग से कोई बोलता है और कुछ यूनिक लगता है तो डेफिनेटली उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए और उसको ज्यादा मोर वैल्यू वैल्यू देना चाहिए। इसके मतलब आप सोच सकते हैं कि इस टूल्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अभी कल सर ने बताया, हम लोगों को भी बताया, प्रबोधन में तो परंपरा, अभी मैं लास्ट के मेरे प्रेजेंटेशन के लास्ट के पार्ट की तरफ हो रहा हूँ, तो प्रबोधन की परंपरा तो हम लोगों को है ही। या गौतम बुद्धा से लेके अभी तक अगर काशीराम जी तक भी प्रबोधन में तो कोई आइडियली भी या उन्होंने आदर्श देके भी प्रबोधन किया है और थिंकिंग लेवल या उन्होंने सोच देके भी प्रबोधन किया है। लेकिन दोनों भी बातें फेल गई है ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि जैसा आइडियली सिचुएशन चाहिए वैसा आइडियली सिचुएशन हम क्रिएट नहीं कर पाए। उसकी वजह से क्या हो सकता है, मतलब आइडियोलॉजी भी हम लोगों को उभार नहीं पाई और उनके कर्म भी हम लोगों को उभार नहीं पाए। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम थिंकिंग में है, इस बात में। और सर ने जो बोल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हम लोगों ने सोचा था, हर डेफिनेटली वी ऑलवेज थिंक दैट थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसके कंसेप्ट और उसके डिटेल्स में और ऐसे अगर हम पूरे नीचे जाके एक डुबकी मार के जब सोच रहे हैं तो इसका इम्पोर्टेंस कहीं ज्यादा गुना इसके समझ में आ रहा है। और ये लोग मतलब हम लोग इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो भी ज्योतिबा फुले ने बोला है कि अपना उनका जो मति का स्टेटमेंट है, मैं आगे का बोलता ही नहीं हूँ। स्टार्टिंग इज विजडम और मति, मतलब मतिमंद, मतलब ब्रेन का जो तुम यूज नहीं करते हो, विचार ही नहीं करते हो, तो स्टार्टिंग की पायरी अगर नहीं है, प्राइमरी स्टेज में ही तुम जाते हो, तो आगे की बातें पूरा कोलैप्स ही होने वाला है। तो हम लोगों को विजडम या, और ये टूल्स विजडम देता है, मैं इसके साथ लिंक करता हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात लगती है। और रिकंस्ट्रक्शन करना है खुद का, वो भी ये टूल्स इंपॉर्टेंट है। और सोसाइटी का, और खुद का जब तक रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे तब तक सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन मुश्किल नहीं, मतलब है ही, पॉसिबल है ही नहीं। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिविजुअल लेवल एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी इज पॉसिबल बाय इम्प्लीमेंटिंग और बाय यूजिंग दिस डिफरेंट टूल्स। तो वैसे डिजाइनिंग का बार बार डिजाइनिंग पढ़ रहा है तो डिजाइन में वैल्यूज आते हैं। और इसी के साथ मैं ये मेरा पार्ट, मैं टाइम खत्म हो गया है, मेरी लास्ट की स्लाइड है, जस्ट फॉर द अप्रिसिएशन फॉर द और द एक्नोलॉजमेंट फॉर द एडवर्ड डी बोनो सर का भी यहाँ पे हम लोग अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि कहीं हजारों सालों के बाद किस इंसान ने फिलोसॉफी को थोड़ा सा चैलेंज, चैलेंज नहीं बोल सकेंगे, लेकिन फिलोसॉफी के पैरेलल कुछ तो अलग रखा है। फिलोसॉफी सभी को डाइजेस्ट नहीं होगा, या फिलोसॉफी कुछ तो अलग है बोल के हम लोगों ने उसका ये नहीं किया है। तो लेकिन उन्होंने थिंकिंग स्किल है और हम लोग कर पाएंगे। और एजुकेशन में कहीं जगह पे वैलिडिटी उसकी काफी ज्यादा है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन अगर देखें तो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, इसका मतलब यूटिलिटी उसकी काफी, मतलब हम लोग उसके बारे में सोच सकते हैं। और पी आर अम्बेडकर का भी मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बातें हम लोगों को इतने आसान तरीके से, इतने कम ड्यूरेशन में और ऐसी सहजता से उन्होंने हम लोगों को दिया है। और मैं यहाँ पे और एक बात रखना चाहता हूँ कि हमारे में भी बहुत सारी प्रतिभा है साथियों। प्रतिभा मतलब एजुकेशन का मिनिमम है, तुम्हारे में जो भी प्रतिभा है वो उभर के आना चाहिए। और जो मुझे तो 100% लगता है कि ये टूल्स अगर हम यूज करेंगे तो उसके साथ हमारे में जो प्रतिभा डूबी हुई है और जो भी डैम ये हुई है वो प्रतिभाएं उभर के आएगी। और इसके साथ हम लोगों ने कल कल सर ने बताया कि रूरल पीपल में भी मैं काफी ज्यादा इसके साथ संतुष्ट हूँ इस सेंटेंस से, क्योंकि अगर हम अनपढ़ लोगों को भी ये टूल्स के बारे में समझाए तो भी उसमें फर्क होएगा। मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि दैट इज यूनिवर्सल, अगेन दैट इज मतलब सबके लिए काम आने वाली चीज।